नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय का हिंदी विभाग आप सबका एक बार फिर स्वागत करता है। और आज हम बीए सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर जो हिंदी गद्य से रिलेटेड है हम उस पर बात करेंगे। और जैसा कि हमने पहले दो वीडियो में हिंदी गद्य के विकास पर बात की है, चूँकि ये जो विषय है ये बेहद विस्तृत है और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि 3 या 4 वीडियो में हम इस पूरी बात को समेट सकें। चूँकि बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है हिंदी साहित्य में गद्य का, तो इसीलिए जो है हो सकता है कि उसमें जो है हमें और व्याख्यान आयोजित करने पड़े। तो पिछले व्याख्यान में हमने हिंदी गद्य के विकास में द्विवेदी युग की बात की थी कि कैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी गद्य को विकसित करने में अपना योगदान देते हैं। इसके बाद जो है असली शुरुआत हिंदी गद्य की 1920 के बाद होती है। जो आज के हमारे व्याख्यान का जो भाग है वो 1920 के बाद के हिंदी गद्य के विकास से जुड़ा हुआ है और यहीं से हमारा हिंदी गद्य एक तरह से अपनी राजमार्ग पर अपने चलने को तैयार होता है। इसके कई कारण थे। एक तरफ स्वाधीनता की चेतना जो हमारे 1857 की क्रांति से जग गई थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उसके बाद 1920 के आसपास हमारी राजनीति में महात्मा गांधी के आने से यह पूरी तरह से स्वाधीनता की चेतना जनमानस पर छा जाती है। और इस स्वाधीनता की चेतना का सबसे बड़ा असर साहित्य पर भी पड़ा और जब साहित्य पर पड़ा तो स्वाभाविक रूप से हिंदी गद्य पर भी पड़ा। इस स्वाधीनता की चेतना से पूरा हिंदी गद्य प्रभावित है, प्रेरित है और इसी के साथ एक वैज्ञानिक चेतना का भी विकास हुआ जो पूर्ववर्ती युग में कम थी या नहीं के बराबर थी। वह वैज्ञानिक चेतना कई रचनाकारों के द्वारा हिंदी में लाई गई और इसी के साथ यथार्थ को देखने की नई दृष्टि का भी आगमन साहित्य में हुआ। इसी के साथ पत्र पत्रिकाओं का विकास, हिंदी समाचार पत्रों का विकास, राजनीति में हिंदुस्तानी का एक तरह से विकल्प के रूप में आना, इन सब बातों ने हिंदी गद्य को एक नितांत नया रूप प्रदान किया। और हिंदी गद्य का एक तरह से कह लीजिए कि यह स्वर्ण युग था जब हिंदी गद्य को विकसित करने वाले एक से एक हमारे ऐतिहासिक पुरुष इस समय में हुए। और अगर हम उनके योगदान की बात करें तो आप सभी जानते हैं एक व्यक्ति जो कहानी और उपन्यासकार के रूप में इस समय में सामने आता है वह है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने न केवल हिंदी की कर्म भूमि बदली बल्कि उसका कायाकल्प कर दिया। हिंदी साहित्य को मुंशी प्रेमचंद का योगदान हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहानी, उपन्यास, जासूसी, तिलस्म, जो रहस्यमयी कथाओं से युक्त था उसको पूरी तरह से गांव, मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग, स्त्रियां उनकी तरफ मोड़ दिया। ये प्रेमचंद का एक बहुत बड़ा कायाकल्प था हिंदी साहित्य में। और उसने हिंदी गद्य को जो एक दरबारी फॉर्म में था, जो एक उस तरह के विकास की ओर जा रहा था, उसको उन्होंने ज़मीन से, खेती किसान से हिंदी गद्य को जोड़ दिया। प्रेमचंद का हिंदी गद्य किताबी हिंदी गद्य नहीं है, वो किताबी उर्दू और किताबी हिंदी से नहीं बना है बल्कि वो आम हिंदुस्तानी भारतीय की गद्य से बना है। प्रेमचंद की कई कहानियाँ आज भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपको अभी भी ईदगाह अभी भी याद होगी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, कफन, ऐसी कई अद्भुत कहानियाँ हैं जो इनकी सैकड़ों की संख्या में आज भी हमारे मुँह ज़बानी याद है हमको। हम सब कुछ भूल जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद क्या नहीं क्या, लेकिन प्रेमचंद की कहानी कभी नहीं भूलते। मैंने 1993 में पढ़ी होगी ईदगाह, अभी तक याद है। नमक का दरोगा 1990 में पढ़ी होगी, अभी तक याद है। ये चमत्कार है हिंदी गद्य का। तो ये हिंदी गद्य के विकास में मुंशी प्रेमचंद का बहुत बड़ा योगदान था। उनके उपन्यासों की अगर हम बात करें
तो उनके उपन्यासों ने हिंदी उपन्यास को एक यथार्थ से जोड़ा, एक उस समाज से जोड़ा जो 90% उस समय था, यानी भारतीय किसान। उस भारतीय किसान के दुख दर्द, उसके इतिहास, उसका समाजशास्त्र, सभी को मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कहानी और उपन्यासों से जोड़ दिया। और पहली बार हिंदी का पाठक जो है उस हिंदी गद्य को पढ़ने के लिए आगे आया, जो सच में जो है वैल्यूबल था, जो सच में प्रासंगिक था। इसी समय के कहानीकारों की और बात करें जिन्होंने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, तो जयशंकर प्रसाद हैं, यशपाल हैं, जैनेन्द्र कुमार है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं जो बड़े एक आलोचक थे, अज्ञेय हैं, और हमारे एक राजस्थान के भी बड़े रचनाकार हैं रांगे राघव। तो इन लोगों ने अपने उपन्यास और कहानियों के द्वारा हिंदी गद्य के विकास में अतुलनीय योगदान दिया। ये मनुष्य स्वभाव होता है कि वो कथा कहानी में ज़्यादा रमता है। क्लिष्ट गद्य जो होता है या वैचारिक गद्य जो होता है वो सब लोग नहीं पढ़ सकते, सब लोग उसके लिए नहीं जाते। लेकिन कहानी उपन्यास एक ऐसी चीज़ होती है जो आधुनिक काल में अधिकांश व्यक्तियों को साहित्य से जोड़ते हैं। और उसमें भी कहानी का तो बहुत छोटा फलक होता है, 5, 7, 10 पेज की कहानी होती है तो व्यक्ति तुरंत पढ़ लेता है। उपन्यास में तो फिर भी उसका श्रम की जो है उसको समय की मांग होती है, 100, 200, 300, 400 पेज उपन्यास पढ़ने के लिए समय चाहिए। तो लेकिन कहानी में तो वो भी नहीं है। तो इस तरह से हिंदी गद्य को विकसित करने में हमारे उपन्यासकार और कहानीकारों का बेहद बड़ा योगदान था। इसी प्रकार हम बात करें तो हिंदी नाटकों की रचना उस समय होने लगी, जिसके सबसे महत्वपूर्ण नाटककार थे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने जो है वो कई अद्भुत नाटक लिखे, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, जिनके द्वारा एक नए तरह का सांस्कृतिक और साहित्यिक विकास उन्होंने किया। वो नाटक यद्यपि इतिहास से जुड़े हुए थे, लेकिन उनका जो मूल विषय वस्तु थी वह आज से जुड़ी हुई थी, उस समय की स्वाधीनता की चेतना से जुड़ी हुई थी, हमारे सांस्कृतिक गौरव से जुड़ी हुई थी। तो उसने भी हिंदी गद्य को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया। इसी प्रकार हिंदी निबंध में भी गद्य का विकास उनके द्वारा हुआ और कई अद्भुत निबंधकार इस दौर में हमें देखने को मिले, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने, जैनेन्द्र कुमार, जिन्होंने हिंदी निबंधों के द्वारा रचना करके हिंदी गद्य को विकसित करने में योगदान दिया। इनमें अगर सर्व प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी के निबंध तो जो चिंतामणि में संकलित है मनोविज्ञान, मनोविकारों को लेकर, वो अद्भुत है। उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, ग्लानि, लज्जा और ग्लानि, ऐसे कई ऐसे निबंध हैं जो इतना धरातल पर उतर कर बात करते हैं कि यदि आप उन निबंधों को एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो ख़त्म किए बिना आप रख नहीं सकते। तो इतना कुछ सीखने को मिलता है उसमें। भाषा का आप चमत्कार देखिए, उसमें क्या वो गद्य लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उन निबंधों को, चिंतामणि जो इनका संग्रह था, उनको पढ़ने के लिए बहुत सारे लोगों ने साहित्य की ओर प्रेरित हुए। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे निबंध तो इससे पहले लिखे ही नहीं गए, द्विवेदी जी के आने से पहले से। उनके जो निबंध थे वो बिल्कुल नितांत नए विषय की ओर जाते थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, कुटज, मतलब पहले वो किसी विषय को उठाते थे, उसके बारे में बताते थे, फिर उसका सांस्कृतिक इतिहास बताते थे, उसकी परंपरा बताते थे, और वहाँ से लाते लाते अचानक आधुनिक काल में विषय को प्रवर्तित कर देते थे। तो ऐसे निबंधकार हमारे हिंदी साहित्य में, जो आज भी हमारे लिए गौरव है, हमारे लिए एक ख्याति है उनकी। महादेवी वर्मा, उनके निबंध और उनका जो गद्य था वो आज हम कह रहे हैं, जिस स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं, वो तो 1940 में ही उन्होंने लिख दिया था कि ये ऐसे निबंध जो उनकी स्त्री पराधीनता और उसके स्वप्नों की बानगी है, जिस पर आज पूरा स्त्री विमर्श खड़ा है। वर्जीनिया वुल्फ तो और उनके बाद में आई थी, उससे पहले महादेवी वर्मा ने जो है अपने निबंधों में स्त्री चेतना, स्त्री पराधीनता और स्त्री
स्त्रियों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की। तो ये कुछ निबंधकार थे जिन्होंने भी हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। इसी प्रकार हिंदी आलोचना के द्वारा भी जो है वह हिंदी गद्य का विकास हुआ। इनमें भी सर्वप्रथम नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है, जिन्होंने 1929 में हिंदी का पहला वैज्ञानिक और सार्थक इतिहास, जिसे हम कहें, लिखा था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आज भी काफ़ी हद तक मान्य है। और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कई ऐसे कवियों पर अपनी लेखनी चलाई जिनका आज बड़ा मान है। उनके द्वारा तुलसीदास, सूरदास और एक नितांत नए कवि उस समय के मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी को तो हिंदी साहित्य से परिचित कराने का कार्य ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उन्होंने अपनी आलोचना द्वारा साहित्य में रीति काल के मूल्यों की जबरदस्त आलोचना की और साहित्य को लोक मंगल, लोक साधना, लोक कल्याण उनसे जोड़ा। ये उनका बहुत बड़ा योगदान था, केवल साहित्य के इतिहास में ही नहीं, वरन हिंदी गद्य के विकास में भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हमें ये प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अपने आलोचना के सिद्धांतों के द्वारा समूचे हिंदी साहित्य को लोक मंगल, लोक कल्याण, लोकवाद की ओर मोड़ा और उनसे जोड़ा। और साहित्य में जो रीतिवादी, कलावादी तत्व होते हैं उनकी भरसक आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाई साहित्य जो है वो समाज जो है उसके भलाई और कल्याण के लिए रचा जाना चाहिए, ना कि चमत्कार और बेल बूटे सजाने के लिए होना चाहिए। इसके साथ ही एक और आलोचक थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कबीर को लेकर जो मूल्यांकन शुक्ल जी द्वारा गलत हुआ था उसको अपने इतिहास में इन्होंने सुधारा, अपनी पुस्तकों में, आलोचना में सुधारा और कबीर को पहली बार हिंदी साहित्य की मुख्य धारा में लेके आए। उसके महत्व को इन्होंने पहचाना। हिंदी साहित्य की भूमिका और बहुत सारे, सूरदास पर भी इनकी पुस्तक है। इन सब पुस्तकों ने हिंदी गद्य को डेवलप करने में, उसको विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी के साथ एक और आलोचक थे इस दौर के, जो थे नगेंद्र। नगेंद्र ने रस सिद्धांत की पुनः प्रतिष्ठा हिंदी साहित्य में की। वह रस का सिद्धांत जो सदियों से हमारे यहाँ विद्यमान था और जो समय के साथ साथ अप्रासंगिक होता जा रहा था, उसको वापस अपनी आलोचना के द्वारा हिंदी में नगेंद्र ने स्थापित किया। और उन्होंने कहा कि रस की आज भी उतनी ज़रूरत है जितनी पहले के समय में थी। तो इस प्रकार से हम देखें कि 1920 से ये जो 40-45 का दौर है, यहाँ हिंदी गद्य के विकास में हमें अद्भुत रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रांगे राघव, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक से एक अद्भुत ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिंदी गद्य को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की और उस हिंदी गद्य को एक ऐसे मुकाम पर ले गए कि जहां पर पूरा भारतीय साहित्य से हिंदी साहित्य मुकाबला कर सकता है। विश्व साहित्य में भी अगर हम ऐसे आलोचक ढूंढें, ऐसे रचनाकार ढूंढें तो बेहद कम मिलेंगे। मुंशी प्रेमचंद जैसा कहानीकार, उपन्यासकार ढूंढना भारत में ही नहीं, दुनिया में बहुत कम ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने इतनी अद्भुत रचनाएं जो है वो साहित्य में की है। तो इस तरह से आज हमने हिंदी गद्य के विकास पर बात की और आगामी एक और वीडियो हम इस पर जो है आधारित रखेंगे। फिर हमारा ये जो विषय है ये पूरा हो जाएगा। तो आगामी आखिरी इस हिंदी गद्य के विकास के व्याख्यान में हम बचे हुआ जो हमारा विकास है उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।